गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग घर की याद जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, इसके चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम इस चौथे भाग के पहले छंद और पाठ के 12वें छंद की व्याख्या देखते हैं। देखिए, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पाँचवें का नाम लेकर। देखिए, कवि ने यहाँ अपने पिता की भावुकता का वर्णन किया है। वो कह रहा है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। यद्यपि मेरे पिताजी की उम्र अधिक हो चुकी है और वो वृद्ध हो चुके हैं, फिर भी अभी उनके शरीर में नवयुवकों जैसी फुर्ती है। क्योंकि आपने पिछले छंदों में पढ़ा है कि काम में झंझाल रजता, अर्थात जब वो काम करने लगते हैं तो तूफान भी लजा जाता है, शर्माता है। अर्थात उनके काम करने की गति को, फुर्ती को, स्फूर्ति को देख करके अभी भी तूफान शर्मा जाता है। इसीलिए कब कह रहा है कि काम में झंझा लरजता, और उनके शरीर में अभी भी जो वृद्धावस्था की बीमारियां और कमजोरियां हैं वह कहीं नज़र नहीं आती हैं। रो पड़े होंगे बराबर पाँचवें का नाम लेकर। देखिए, यहाँ पर कवि भाइयों में पाँचवें स्थान पर है, अर्थात इसके 4 भाई हैं जो कि संभवतः कवि से बड़े हैं। क्योंकि कह रहा है ना कि 4 भाई 4 बहनें, अर्थात कवि के अतिरिक्त इसके 4 भाई हैं। इसीलिए कह रहा है कि जब पिताजी व्यायाम करके छत से नीचे आए होंगे तो वह मुझ 5वें बेटे का अर्थात भवानी का नाम लेकर के निश्चित ही रोने लगे होंगे, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। ठीक है ना। तो आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पिताजी के रोने का बिंब प्रस्तुत किया गया है। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता को मनमोहक बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है ना। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। आइए अब हम 13वें छंद का अध्ययन करते हैं। पाँचवां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। देखिए, पाँचवां मैं हूँ अभागा, वही जैसे अभी मैंने बताया ऊपर के छंदों में कि कवि के अतिरिक्त इसके 4 भाई हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि जो है वो अपने पिता की याद करते हुए, उसका वर्णन करते हुए कह रहा है पाँचवां मैं हूँ अभागा। अपने पिता के 5वें पुत्र के रूप में मैं हूँ, अर्थात अपने पिता का 5वां भाग्यहीन पुत्र मैं ही हूँ जो आज उनके साथ नहीं हूँ। जिसे सोने पर सुहागा। देखिए, सोने पर सुहागा एक मुहावरा है। तो सोने पर सुहागा का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को दूसरों से अधिक मानना या प्यार करना। जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। पाँचवां मैं हूँ अभागा। कवि कहता है कि अपने पिता की 5वीं भाग्यहीन संतान या भाग्यहीन पुत्र मैं ही हूँ जो शायद आज उनके साथ नहीं हूँ। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, जिसे पिताजी सोने पर सुहागा कहते रहे हैं, अर्थात अपने इसी भाग्यहीन पुत्र को पिताजी अपने अन्य 4 पुत्रों से सबसे अधिक प्यार में बहते रहे हैं, सबसे अधिक प्यार करते रहे हैं। अर्थात मेरे पिता को मुझसे अधिक किसी अन्य मेरे 4 भाइयों से प्यार नहीं है। अर्थात पिताजी 5 बेटों में सबसे अधिक प्यार मुझसे ही करते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा प्यार मेरे पिताजी हमसे ही करते हैं। ठीक ना। तो ये था इस 13वें छंद का अर्थ। इसका काव्य सौंदर्य वही भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। यहाँ सोने पर सुहागा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। कवि अपने पिता से अपने लगाव का वर्णन करता है। ठीक है ना। आइए अब हम 14वें छंद की व्याख्या देखते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे,
क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। फिर देखिए कवि कहता है, कवि कह रहा है कि आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। स्वर्ण बेटे का मतलब होता है जो योग्य बेटे हैं, जो कुछ कार्य कर्तव्य हैं। हेटे माने तुच्छ। कवि कह रहा है कि आज जब चर्चा हुई होगी उसमें मेरा भी नाम आया होगा, तो आज उनके स्वर्ण बेटे अर्थात आज मेरे पिताजी के जो योग्य बेटे हैं, ठीक है ना, वो भी मेरे सामने उन्हें तुच्छ प्रतीत हुए होंगे, छोटे लगे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। कभी कह रहा है कि जब आज उनके सामने या उन्होंने अपने बेटों की चर्चा की होगी और उसमें मेरा नाम आया होगा, तो उनको उनके चारों योग्य बेटे आज तुच्छ प्रतीत हुए होंगे, तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि मेरे पिताजी तो मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं, मैं उन पर सुहागा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वे उन चारों से बेहतर मुझे मानते हैं, अर्थात वे सबसे अधिक प्रेम मुझी से करते हैं। बंधा बैठा हूँ अभागा, लेकिन मुझे कष्ट है कि आज मैं उनकी नज़रों से दूर जेल में कैद हूँ, जेल में बंद पड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। यहाँ भी वही भाषा सहज सरल और प्रवाहपूर्ण है। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता को मनमोहक बनाया गया है, ठीक है ना। आइए अब हम 15वें छंद की व्याख्या देखते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। और इस तरह कब फिर आगे कहता है कि जब वही पिताजी की भावुकता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जब पांचों बेटों की चर्चा हुई होगी तो मेरा नाम आने पर मेरे पिता को उनके अन्य चारों बेटे जो योग्य हैं वे उन्हें आज तुच्छ प्रतीत हुए होंगे। और इस तरह से जब उनके मुझे याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, तो निश्चित है उनकी आंखों में आंसू को देख करके माँ ने उनके हौसले को बढ़ाते हुए, उनके साहस को बढ़ाते हुए उनसे कहा होगा, और माँ ने कहा होगा, माँ ने पिताजी को समझाते हुए कहा होगा कि दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी। अर्थात माँ ने भी दुखी होते हुए पिताजी को, लेकिन फिर भी अपना दुख छिपाते हुए पिताजी को समझाया होगा कि आँख में किस लिए पानी। आप अपने उस पांचवें पुत्र अर्थात भवानी की याद करके क्यों रो रहे हैं, अर्थात उसकी याद करके आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। वहाँ अच्छा है भवानी, भवानी तो वहाँ जेल में अच्छा है, प्रसन्न है, सुखी है। और जब वो सुखी है, प्रसन्न है, तो फिर आप उसकी याद करके क्यों रो रहे हैं। इस तरह से माँ ने पिताजी को निश्चित ही समझाया होगा, ठीक ना। आइए इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। यहाँ देखिए पिता को अपने पुत्र के देशभक्ति के कारण जेल में जाने पर गर्व है, संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। बाकी वही है, छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सारे कविता को मनमोहक बनाने का प्रयास किया गया है। भाषा जो है सहज सरल और प्रवाहपूर्ण है। तो ये था 15वें छंद का शिल्प सौंदर्य। अब आइए हम इन चारों छंदों पर आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसमें, कवि के पिता क्यों रो पड़े होंगे। सीधी सी बात है, कवि जो है वो अपने पिता की सबसे छोटी संतान है। पिताजी ने जब उसे घर में नहीं देखा होगा तो उसकी याद करके वो रो पड़े होंगे, बस, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, कवि के पिता में किन विरोधी गुणों का संगम दिखाई देता है। देखिए कवि के पिता में विरोधी गुणों का संगम वास्तव में दिखाई देता है, क्योंकि कवि के पिता तो एक तरफ वृद्ध हैं, फिर भी वो शरीर से सुदृढ़ हैं, क्योंकि कवि ने कहा है जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, अर्थात वो वृद्ध होते हुए भी उनके शरीर में अभी युवकों जैसी चुस्ती और फुर्ती है, अर्थात बुढ़ापे के कोई लक्षण उनके शरीर में नहीं दिखाई देते। इसीलिए एक तरफ तो वो उत्साही हैं,
साहसी हैं और सुदृढ़ हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो भावुक और स्नेही हैं, ठीक ना। क्योंकि कवि की याद करके उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे रोने लगते हैं, तो इसलिए भावुक हैं, ठीक है ना। तो जहाँ यही इनके विरोधी गुण हैं, जहाँ एक तरफ वो साहसी, उत्साही और सुदृढ़ हैं, वहीं दूसरी तरफ वह भावुक और स्नेही हैं, अर्थात अपनी संतान से प्रेम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये विरोधी गुण है दोनों, क्योंकि जो व्यक्ति साहसी होगा और सुदृढ़ होगा वह भावुक नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इनमें विरोधी गुण दिखाई देते हैं। आइए अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। कवि स्वयं को अभागा क्यों कहता है? कवि स्वयं को अभागा क्यों कहता है? देखिए, कवि जो है वो जेल में बंद है, उसे अपने घर और घर के सदस्यों की याद आ रही है, तो वह अपने घर की याद करके और स्वयं लोगों के बीच में न मौजूद होने के कारण अपने आप को अभागा मानता है, ठीक है। ये था इस तीसरे प्रश्न का उत्तर। देखिए, इन प्रश्नों को और छंदों को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को अब तक आपने लाइक और शेयर ना किया हो तो इसे तुरंत लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे नया वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। आइए अब हम चौथा प्रश्न देख लें। आज पिता को अपने स्वर्ण बेटे हेटे क्यों लगे होंगे? पिता को स्वर्ण बेटे हेटे क्यों लगे होंगे? देखिए, कवि जो है उसके पिता सबसे अधिक स्नेह करने वाले हैं, यानी उसके पिता कवि को ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं और अन्य बेटों की तुलना में भवानी से अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि भवानी के अंदर पिता के समान ही देशभक्ति की भावना भरी हुई है और इसी देशभक्ति को दिखलाकर वह अन्य भाइयों से ऊंचे उठ गया है। इसीलिए आज भवानी का नाम आने पर पिता को उनके अन्य बेटे जो हैं वो हेटे लग रहे हैं, तुच्छ प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। माँ ने कवि के पिता को क्या कहकर सांत्वना दी होगी? माँ ने कवि के पिता को क्या कहकर सांत्वना दी होगी? सीधी सी बात है कि जब पिताजी भवानी का अर्थात अपने सबसे छोटे या पांचवें बेटे का नाम लेकर रोए होंगे तो माँ ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा होगा कि भवानी जेल में प्रसन्न है, अच्छा है, खुश है और उसने आपके कार्यों को, आपके उद्देश्यों को सफल किया है, क्योंकि जिस तरह से देश प्रेम की भावना आपके अंदर थी उसी तरह से उसमें भी है। इसीलिए आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको उस पर गर्व होना चाहिए। इसीलिए आप के आँखों में उसकी याद में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। यही कह करके माँ ने पिताजी को सांत्वना दी होगी। ओके, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले छंदों को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू।